नमस्कार। एमए पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं। आज इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नया आर्थिक ढांचा, सामाजिक ढांचा और नए संबंध। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, आधुनिक काल में हम दो वीडियो पहले पढ़ चुके हैं इस विषय के, जिसके अंतर्गत आप आधुनिकता का अर्थ, स्वरूप और 1857 की क्रांति और पुनर्जागरण ये आप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि 1857 की क्रांति के बाद, जो कि एक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, उसके बाद हमारे यहाँ की आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, आर्थिक ढांचा कैसा था। 1857 के पश्चात अंग्रेजों की शासन सत्ता भारत में अच्छी प्रकार से जम गई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मध्यकालीन सामंती व्यवस्था और संस्कृति का धीरे धीरे लोप होने लगा। उस समय सामंती युग का अंत और आधुनिक युग का आरंभ इतिहास की आवश्यकता थी। यदि अंग्रेजों का आगमन नहीं भी हुआ होता तो यह आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति हमारे देश में अवश्य होती। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि विदेशियों के आगमन से इस क्रांति में विलंब हुआ। हमारे देश में व्यवसाय, उद्योग धंधे काफी फैले हुए थे। अंग्रेजों ने उन्हें बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट भी किया, जो कि हमारी सामाजिक आर्थिक उन्नति में महान बाधा उपस्थित करने वाला साबित हुआ। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। एक तरफ तो उन्होंने रेल, तार, डाक आदि व्यवस्था की, जिससे उनकी अपनी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता की सुविधा उत्पन्न हो सके। शिक्षा का प्रचार भी शायद उन्होंने इसीलिए किया था कि उनके विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए उन्हें सस्ते क्लर्कों की आवश्यकता थी। उनकी स्वार्थ सिद्धि का यह चक्र उलटकर उनका ही मर्मछेदी बना। महंगाई, अकाल, टैक्स, दरिद्रता आधुनिक युग की प्रमुख आर्थिक समस्याएं थी। यही कारण है कि कांग्रेस ने राजनीतिक स्वाधीनता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता की भी प्रबल मांग की। 1857 की क्रांति के उपरांत अंग्रेजों ने अपने आतताइयों को तो बहुत निम्न स्तर पर ला दिया और जो उनके समर्थक थे उनको बड़ी बड़ी जागीरें देकर वापस जमींदारी प्रथा को ही प्रोत्साहित किया। कृषक वर्ग पर मालगुजारी का बोझा लाद दिया और जमींदारों के अत्याचारों को प्रश्रय देकर अंग्रेजों ने किसानों को अत्यधिक दीनहीन बना दिया। प्रथम महायुद्ध के पश्चात कांग्रेस ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के द्वारा अंग्रेजों की औद्योगिक नीति तथा आर्थिक शोषण का विरोध किया। प्रेमचंद जी के साहित्य में इसकी छाया स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात भारत को विश्वव्यापी महंगाई और बेरोजगारी का शिकार होना पड़ा। पूंजीवाद का बोलबाला हो जाने के कारण श्रमिक और कृषक वर्ग शोषण की निर्मम चक्की में बुरी तरह से पिस गया। अंग्रेजों की आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वो केवल और केवल उनके साम्राज्यवादी हितों की सिद्धि के लिए था, भारत की औद्योगिक उन्नति के लिए नहीं था। इसी प्रकार से सामाजिक स्थितियां भी उस समय की इस प्रकार है। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन तो होने लगा। राजनीतिक आंदोलनों को चारित्रिक दृढ़ता और अगाध विश्वास की भावना की प्राप्ति धार्मिक आंदोलनों और सामाजिक क्रांति के द्वारा ही हुई थी। इन समस्त आंदोलनों का उद्देश्य समाज सुधार और भारतीय स्वतंत्रता था और इनकी पूर्ति प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इन आंदोलन के द्वारा हुई भी थी, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, महाराष्ट्र समाज, थियोसोफी, सनातन धर्म, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, अरविंद के वेदांत दर्शन तथा गांधी जी के मानववाद ने भारतीय धार्मिक ढांचे को भी काफी कुछ परिवर्तित किया। राजा राममोहन राय ने अपने क्रांति के द्वारा समाज की कमियों, संकीर्णताओं, रूढ़ियों को समाप्त करना चाहा, किंतु कुछ समय के पश्चात वे स्वयं ईसाई रंग में ऐसे रंगे कि भारतीय संस्कृति को वो भी हीन दृष्टि से देखने लगे और उनका पथ थोड़ा
परिवर्तित हो गया। महाराष्ट्र देश में महादेव गोविंद रानाडे के नेतृत्व में अनेक सामाजिक संस्थाओं की स्थापना हुई। उनका उद्देश्य भी भारतीय समाज सुधार, भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करना था। स्वामी दयानंद ने ईसाई धर्म और प्रचार की प्रतिक्रिया में आर्य समाज की स्थापना की। उनका व्यक्तित्व सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में उतना ही क्रांतिकारी था जितना कि राजनीतिक क्षेत्र में तिलक का। कांग्रेस के राजनीतिक आंदोलनों की सफलता का बहुत कुछ श्रेय स्वामी जी द्वारा तैयार किए गए त्यागी और कर्मठ नरपुंगुओं को दिया जाता है। स्वामी जी के दो कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण थे: राष्ट्रीयता का संचार और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार। प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, वेदों के प्रति श्रद्धा जागरण, शिक्षा संस्थाओं के निर्माण द्वारा शिक्षा का प्रचार, नारी जाति के प्रति समादर की भावना, निम्न जातियों के प्रति अस्पृश्यता की भावना का निवारण, पुरातन रूढ़ियों का परित्याग और इन सब कार्यों के लिए भारतीय जनता आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद की हमेशा ऋणी रहेगी। वही वो महान विद्वान था, महान संत था, जिसने सर्वप्रथम भारतीय समाज में या भारतीय धर्मों में आई हुई बुराइयों को दूर करके, रूढ़ियों को दूर करके और भारतीयों में ये नव जागरण की स्थापना की कि हमारा धर्म वास्तव में यह नहीं है। भारत जो विश्व गुरु कहलाता है उसका अर्थ यह नहीं है। उन्होंने भारतीय वेदांत, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य की पुनर्व्याख्या की और इसीलिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। उन्होंने भारतीय जनमानस में इस क्रांति का उद्घोष किया कि भारतीय संस्कृति किसी भी अर्थ में अन्य संस्कृति से कमतर नहीं है। थियोसोफिकल सोसाइटी के द्वारा एनी बेसेंट ने अपने आप को पूर्व जन्म की हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानती थी और उन्होंने देश की राष्ट्रीयता को जागृत किया। उन्होंने विज्ञान की अति बौद्धिकता का विरोध करके भारतीय आध्यात्मिकता का उत्थान किया। स्वामी परमहंस रामकृष्ण तथा उनके शिष्य विवेकानंद का नाम भी नए सामाजिक ढांचे को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने एक ओर राष्ट्रीयता का प्रचार किया और दूसरी ओर धर्म के सच्चे स्वरूप को व्यवहारिक रूप में उपन्यस्त किया। इनके गहन चिंतन, आध्यात्मिकता की हिंदी साहित्य पर भी गहरी छाप है। विश्वकवि अरविंद का आस्तिकतापूर्ण मानववादी दृष्टिकोण तथा रहस्यवाद, परमहंस रामकृष्ण, विवेकानंद, एनी बेसेंट भी इनसे प्रभावित हैं। इन सभी विचारधाराओं का हिंदी के छायावादी काव्यों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। परम ऋषि अरविंद पहले क्रांतिकारी राजनीति के नेता और बाद में तत्वदृष्टा परम योगी थे। वे कवि भी थे। इनकी रचनाओं में आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति है। इनके योग में कर्म, उपासना और ज्ञान का समन्वय है। अति मानववाद में इन्होंने पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की भावना अभिव्यक्त की है, जिसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी देखा जा सकता है। गांधी जी के समन्वयात्मक दृष्टिकोण, उनका जीवन दर्शन जो गीता के अनासक्ति योग का सार है, सत्य और अहिंसा उनके अमोघ शस्त्र है, जिनके द्वारा उन्होंने भारत स्वतंत्रता के स्वप्न को सत्य में परिणत कर दिखाया। गांधी जी ने भारतीय जनता में आत्मबल, नैतिकता, दृढ़ता, उदारता और चारित्रिक गुणों का विकास किया। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्वितीय चरण में गांधीवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। भारत में अंग्रेज शासन की स्थापना से जहां एक ओर राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में दयनीय शोषण हुआ, वहां दूसरी ओर अंग्रेजों के संपर्क तथा ईसाई मत के प्रसार की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सुधार और उनमें एक नव चेतना भी स्फुरित हुई। इन धार्मिक सामाजिक क्रांतियों के द्वारा भारतीय समाज में हिंदू धर्म में विशेषकर जो बुराइयां आ गई थी, बाल विवाह, मिथ्या रूढ़ियां, जाति भेद, धार्मिक मतभेद, दहेज प्रथा, पूंजीवाद, जमींदारी प्रथा, इन सब अंधविश्वासों का उन्होंने घोर विरोध किया। अछूतों का उद्धार किया, शोषित और पीड़ित समाज तथा नारी के प्रति संवेदना प्रकट की, मानवतावाद तथा आध्यात्मिकता का प्रचार किया और स्वतंत्रता के पश्चात इन सबको विकास के लिए समान अवसर मिला।
ये जो आज हम हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां देख रहे हैं, इसमें जो बुराइयां थी, उस क्रांति का सूत्रपात इस युग में प्रारंभ हो गया था और अब नए संबंध बनने लगे थे।